नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ एक दिन बाकी है। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले लखनऊ की दौड़ ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अब लड़ाई लोकप्रिय नारों से मुफ्त वाले वादों पर आ गई है। कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वाले वादों की झड़ी लगा दी, तो आज कांग्रेस वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले नहले पर दहला जड़ने की तैयारी में है। आज दोपहर 1 बजे लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी। इसे उन्नति विधान नाम दिया गया है। इस मौके पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत संगठन के तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की उन्नति विधान में है क्या? इसका इशारा प्रियंका गांधी के भाषणों से मिलता है। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। यूपी में 33 साल से सत्ता का अकाल देख रही कांग्रेस पहले ही यूपी के वोटरों से 20 लाख नौकरी, महिलाओं को 8 लाख नौकरियां, साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, प्रतियोगी परीक्षाएं फीस फ्री, परीक्षा के लिए यात्रा फ्री, छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी, अति पिछड़ों को 1% ब्याज पर लोन, किसानों की कर्ज माफी, किसानों को 50% फ्री बिजली और गरीब परिवारों को 25,000 रुपए देने का वादा कर चुकी है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। खेलों में स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी की स्थापना। कांग्रेस का जोर खासकर महिला वोटरों पर है, जो नई सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगी। यही वजह है कि यूपी की 403 सीटों पर अकेले लड़ रही कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देकर नई राजनीति की शुरुआत की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जारी होने वाले घोषणा पत्र में भी बेटियों के लिए बड़े ऐलान होंगे और साथ ही मुफ्त वादों से किसानों, नौजवानों को भी साधने की कोशिश होगी। राजधानी दिल्ली में एनसीआर के इलाके में मौसम बिगड़ गया है। रात भर बिजलियां कड़की और सुबह से बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बारिश हो रही है। संवाददाता इला काज़मी बता रही हैं दिल्ली में मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। दिल्ली और एनसीआर में कल शाम से ही बारिश हो रही है और इस समय भी तेज बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग अक्षरधाम मंदिर के सामने मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया था। पिछले कुछ दिनों में राहत जरूर मिली थी दिल्ली वालों को, धूप निकल रही थी और ठंड भी कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये असर हुआ है कि कल से ही बारिश जारी है और मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और आज उनका अनुमान है कि पूरे दिन मध्यम स्तर की बारिश होती रहेगी और साथ में जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास, अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास बना रहने वाला है और हवा की जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं हिजाब विवाद की। हिजाब पर कर्नाटक से शुरू हुए विवाद की गूंज अब दूसरे राज्यों में भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में विवाद बढ़ने लगा है। वहीं नेताओं के तीखे बयान मामले को और गरमा रहे हैं। सवाल ये भी है कि 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले उपजा ये विवाद चुनावों में क्या रंग दिखाएगा। तो मुंबई के मदनपुरा में चल रहा है हस्ताक्षर अभियान। कर्नाटक के स्कूलों में हो रही है नारेबाजी। तो महाराष्ट्र के बीड़ में लगने लगे हैं पोस्टर। पहले हिजाब, बाद में किताब।
महाराष्ट्र के बीड शहर में आप देख सकते हैं इस तरह से बैनर लगे हैं जहां पर लिखा गया है कि पहले हिजाब फिर किताब। हर कीमती चीज़ पर्दे में होती है और एक जगह पे नहीं तो ऐसे कई जगह पर हिजाब को लेकर बैनरबाजी हुई है। मुस्लिम महिलाएं हजारों साल से पूरी दुनिया में बुर्का हिजाब पहनकर आ रही है, लेकिन उसके विरोध में एक गमछा डालकर आना, विरोध करना, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की जरूरत है, इनको अम्बेडकर साहब को पढ़ाने की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पुलिस से, पीएम हमारे मोदी साहब से सबसे अपील करता हूँ कि इस देश को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से लेकर चेन्नई तक में हिजाब पर हो रहे हंगामे की। दिल्ली में केरल के छात्रों ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया, वहीं ऐसा ही प्रदर्शन चेन्नई में भी किया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ये कहकर विवाद को बढ़ा दिया कि अगले सत्र से ड्रेस कोड एमपी के स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। सब राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में अपने अपने स्कूलों में गणवेश तय करती है। कर्नाटक में भी वहाँ की सरकार ने अपना गणवेश तय किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी पहले से गणवेश अपना चलाती है। अब हम सीएम राइस योजना के स्कूलों के लिए और कुछ हम नया विचार करने जा रहे हैं। इसलिए सब राज्य, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र भी करता होगा, राजस्थान भी करता होगा, देश के सभी राज्य करते होंगे। दरअसल सियासी दलों के कूदने से मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में हिजाब का मुद्दा ध्रुवीकरण का जरिया बन गया है। इसके सहारे हिंदू और मुस्लिम वोटों का समीकरण साधा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला गया। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे। याद रखो मेरी बात को, याद रखो, ये बादल फटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। पहले भी था, देश आज भी है। इस देश के माहौल को खराब करके ये चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद की मानसिकता वाले इसके पीछे में हैं। यूपी में कल पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में हिजाब का मुद्दा मतदाता के मन पर क्या असर डालेगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और अब खबरें कुछ विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। प्रचार थमा तो अब वोटर्स कल नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। देखिएगा ये खास रिपोर्ट। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वे सपा की हो, बसपा की हो, एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था केराना और कांदला से पलायन। मुझे खुशी है कि वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। आप ये सोचो, हम तो लेके आए कुछ और ये यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब बारी जनता की है जो कल वोट की चोट से नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। कल पश्चिम यूपी के 11 जिलों और 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 58 में से 53 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पहले दौर में योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें गाजियाबाद सीट से योगी कैबिनेट के मंत्री अतुल गर्ग, शामली के थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा, मथुरा सीट से मंत्री श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मुजफ्फरनगर सीट से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, आगरा छावनी से डॉक्टर जीएस धर्मेश और छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण मैदान में है। इसके अलावा आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य, सरधना सीट से संगीत सोम, लोनी सीट से नंद किशोर गुर्जर और नोएडा सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मैदान में हैं।
वहीं विपक्ष के पास भले ही खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती की अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। माना जाता है कि पहले राउंड से ही ये पता चलने लगता है कि चुनावी हवा किस पार्टी की तरफ बह रही है। शायद इसीलिए पहले चरण में बाजी मारने के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पलायन से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरा। आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। और जिन लोगों ने किसानों को 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले की वजह से आंदोलन जो चला उसमें 700 किसानों की जान गई, शहीद हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक उम्मीदवार कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 27% मुस्लिम आबादी है, 17% जाट है और करीब 25% आबादी दलितों की है। राजपूत 8% हैं, गुर्जर 4% हैं, जबकि यादव 7%। पहले दौर के वोटिंग वाले इलाकों में किसानों की संख्या अच्छी खासी है, जो किसान आंदोलन की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की कोशिश इन्हें साथ लाने की है, जबकि बीजेपी 80-20 का नारा देकर माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटी है। मायावती भी 25% दलित वोटों के दम पर बाजी पलटने का मादा रखती है, जबकि कांग्रेस ने प्रियंका को प्रचार में उतारकर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। तो पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है, क्या सड़कें बनाई हैं, क्या शिक्षा के लिए संस्थान बनाए हैं, क्या आप सेहत की सुविधाएं कहाँ हैं, कैसे हैं, आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बातें सुनना चाहती है जनता। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के इस इलाके में जनता किसका साथ देती है, इसका पता अब 10 मार्च को चलेगा, जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जंग जोरदार है। आज हम एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में बात करेंगे कुछ सीधे मगर तीखे सवालों की। वो सवाल जो कोरोना महामारी में और भी बड़े होकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं। सवाल जैसे, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और अगर है तो कब और कैसे किया जाए। ये वो सवाल हैं जो आम आदमी के दिलो दिमाग से लेकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के सीईओज के दिमाग में भी चल रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश दुनिया के बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। बड़े बड़े शोधकर्ता इन सवालों पर और इनके जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तय करेंगे कि आखिर बदली हुई दुनिया के तौर तरीके किस तरीके के होंगे और हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो इस मामले पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हैं, दुनिया के नामी बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रंजय गुलाटी। गुलाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूं यहाँ से आपसे बात करने के लिए आज। प्रोफेसर गुलाटी, आप बरसों से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। दुनिया भर के सीईओ से आप उन्हें कोचिंग भी देते हैं, आप उन्हें पढ़ाते भी हैं और साथ ही उनसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। एक सवाल जो सबके सामने खड़ा होता है वो है कि पर्पस और प्रॉफिट, इन्हें कैसे बैलेंस किया जाए, इनमें से किसे चुना जाए। एक चीज समझने की बहुत जरूरी बात है, पर्पस और प्रॉफिट को लोग अलग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई पर्पस तो प्रॉफिट ही है, कुछ लोग बोलते हैं पर्पस प्रॉफिट के अलावा सब कुछ है, प्रॉफिट नहीं हो सकता। दोनों आंसर जरा एक्सट्रीम लेके चल रहे हैं लोग। तो मैंने रिसर्च में जो स्टडी की कंपनी की, तो उन्होंने कैसे पर्पस बना के अपना कि भाई हमारा धर्म क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, उस आइडिया को लेके उन्होंने प्रॉफिट कैसे परस्यू किया
और सोसाइटी के लिए भी अच्छा कैसे किया। आपकी तो ताजा किताब भी इसी विषय पर है, डीप पर्पस। अब किताब का नाम मैंने रखा डीप पर्पस। पहले सोचा था सिर्फ पर्पस ही रखूंगा, फिर मुझे ध्यान आया कि लोग जो बहुत कंपनी है अपना पर्पस बना के सुनाते रहते हैं लोगों को कि कुछ मतलब नहीं है। एक बना देंगे भाई हमारा पर्पस ये है, हम दुनिया को अच्छा बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो कुछ नहीं करते लोग। तो इसलिए मुझे कुछ ही कंपनी मिली, बहुत कम, जो सच्ची मुच्ची इस सवाल का बिल्कुल अच्छी तरह सोच रहे हैं कि भाई हमारा पर्पस क्या है और उसको लेके हम कैसे अपनी कंपनी बनाएं जहां प्रॉफिट भी है हमारा और उसके अलावा हम जो करना चाहते हैं वो करें। इसलिए डीप पर्पस नाम रखा मैंने। कुछ कंपनी मेरी ज्यादा से ज्यादा शैलो पर्पस कंपनी थी कि जो बिल्कुल ही हल्के काम से कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेसर गुलाटी की टूल किट क्या है, भारत का हर आदमी प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, ज्यादा अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, कंपनियां मुनाफा भी कमाना चाहती हैं, पर्पस भी बनाना चाहती हैं, तो प्रोफेसर गुलाटी की टूल किट में क्या है कि हम 5 ट्रिलियन का सपना साकार कर सकें? हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये इससे हमारा एम्बिशन बढ़ेगा। एम्बिशन बढ़ेगा कि भाई हम कुछ बड़ी चीज कर सकते हैं। एम्बिशन बनाने की कि हम क्या बड़ी चीज बनाएंगे। अभी मुझे बहुत खुशी हुई देख के, मैंने काफी एंटरप्रेन्योर से बात करी है इंडिया में, और उनकी एम्बिशन सुननी चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, क्यों हूं, और उस तरह की एम्बिशन लेके हमें चलनी चाहिए। अगर आप सोचिए कंपनीज के लिए एक चीज समझ में आ गई हमें, जिस तरह की इकोनॉमी इंडिया में भी है, गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती है। बिजनेस का बहुत जरूरी रोल है, सिर्फ जॉब्स बनाने के लिए नहीं, पर बहुत चीजें कर सकती है गवर्नमेंट कंपनीज, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। और ये चीज अभी हमें समझनी है कि बिजनेस और गवर्नमेंट का जॉइंटली क्या रोल है। तो इस तरह से हम सबको अपना एम्बिशन जरा बढ़ाना चाहिए है कि हम अपनी तरक्की और दुनिया की तरक्की साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं, और इससे सबका फायदा होगा। और मेरा होप है कि बिजनेस लीडर भी ऐसे ही सोचेंगे कि भाई हम अपनी बिजनेस की तरक्की चाहिए हमें, पर हमें उसके अलावा सोसाइटी की भी तरक्की चाहिए। सर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाटी सर की क्लास जो थी वो बेहद फायदेमंद कही जा सकती है। जो नुस्खे आपने दिए, जो टिप्स आपने साझा किए, जो शोध आपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे ये तमाम जानकारियां लेते रहेंगे, साझा करते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हम सब ने समझा कि कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं पंजाब के सियासी घमासान की। पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी को लेकर सियासी बवाल कटा है। अब तक विपक्ष इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर था, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने की बीवी नवजोत कौर सिद्धू ने खुलेआम नाराजगी जताकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए जो गरीबी को समझे, तो भूख को समझे। मुश्किल डिसीजन था चरणजीत सिंह चन्नी जी। राहुल गांधी ने गरीब का बेटा कहकर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने अब चन्नी की गरीबी पर सवाल दाग दिए। मुख्यमंत्री कैंडिडेट न बनाए जाने की जो नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू खुले मंच पर नहीं कह पाए, अब उनकी पत्नी चन्नी की गरीबी के बहाने खुलेआम उस पीड़ा को बता रही हैं। He's a very rich man. He's a very, very rich man. His returns also show that, you know. So it's not good to label him as poor. He has a huge house. He has a bank balance which is more than us. And so he's not a poor person. नवजोत की नाराजगी की वजह गरीबी की परिभाषा नहीं, बल्कि उनके पति सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का फेस न बनाया जाना है। साफ साफ लफ्जों में नवजोत कहती हैं कि सीएम वही हो जो योग्य हो। Education and your intelligence should be a point to consider, or should other things like your religion, caste and everything? Rahul Gandhi was misled somewhere? Yes. नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि सीएम कैंडिडेट को लेकर राहुल गांधी को गुमराह किया गया। चुनाव की नाजुक घड़ी में बगावती बयान पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते दिखे तो कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए।
कि जो पार्टी ने डिसाइड किया वो ठीक किया है और पार्टी ने सबसे मिलकर सबसे पूछकर ये सारी बातें होती है। वो इंडिविजुअली कहीं भी वो कुछ भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पंजाब कांग्रेस के लिए अपनों से पार पाना भी मुश्किलों भरा है। राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी की गरीबी वाली छवि गढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन अपनों के साथ साथ विपक्ष ने भी कलई खोलने में देर नहीं लगाई। उन्हें जिहड़ा एफिडेविट दिता है सिर्फ 170 करोड़ है। शायद राहुल गांधी वास्ते वो गरीब है, क्योंकि राहुल गांधी होरी अरबां च ने, उन्होंने 170 करोड़ गरीब ही लगता होना, बेचारे कोले हजे 170 करोड़ ही है। I want to ask Rahul Gandhi one question. Has he ever heard of a raid at a poor man's house when 10 crore cash has been recovered? Tell me one instance. Has he ever heard that a 12 lakh watch has been recovered from a poor man? The so-called Rahul Gandhi's poor man has filed an affidavit in the election commission about for 20-25 crores. The man is worth 500 crores. कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी पर पंजाब की सियासत में बवाल खटा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत कौर सिद्धू की नाराजगी भरे बयान कांग्रेस को भारी पड़ने वाले हैं। विपक्ष के लिए तो ये बैठे बिठाए मिला सबसे बड़ा मौका है। तो पंजाब के पॉलिटिकल पंच के साथ साथ अब सिनेमा के सितारों के अंदाज राजनीतिक प्रचार और बयान में भी नजर आ रहे हैं। सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा की इन दिनों काफी चर्चा है और इसके डायलॉग्स हर किसी की जुबान पर हैं। चुनावी माहौल में भी अब इन डायलॉग्स की धूम मची है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। फिल्म पुष्पा का खुमार चुनावी प्रचार पर भी छाया है। उत्तराखंड के गंगोली हाट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया। इससे न सिर्फ उन्होंने मजेदार अंदाज में अपनी बात कही, बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस को नसीहत दी कि बीजेपी को हल्के में लेने की गलती न करे। सिर्फ एक डायलॉग से कहां बात बनने वाली थी। लगे हाथ पुष्पा फिल्म के ही दूसरे संवाद से राजनाथ ने जनसभा को साध लिया। हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। राजनाथ सिंह बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में गंगोली हाट पहुंचे थे। दरअसल इस बार पुष्पा फिल्म चुनावी प्रचार में छाई हुई है। उत्तराखंड के साथ ही पंजाब में भी पुष्पा का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। जब ईडी ने रेड डाली तब बड़ा राजनीतिक बवाल मचा। इसके बाद कांग्रेस ने इस पोस्टर को जारी किया था। इसमें लिखा है कि ईडी की रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आसान भाषा में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सियासत को फिल्मों का ही सहारा है। और अपना पुष्कर फायर भी है। उत्तराखंड के बाद बात एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी में योगी आदित्यनाथ की शाख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अखिलेश भी इस बार फिर से सत्ता पाने के लिए सियासी कुश्ती में हर दांव पेच लगाने में जुटे हुए हैं। सट्टेबाजों की माने तो इस बार भी यूपी में फेवरेट पार्टी बीजेपी बनी हुई है। इनसाइड स्टोरी देखिए पूरी। चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए कैंपेनिंग खत्म हो गई है। राजनीति का सियासी मैदान सजा तो सट्टा बाजार भी गर्म है। इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव पर अभी तक हजारों करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है। बीजेपी 233 से 235 का भाव चल रहा है। सट्टेबाजों के मुताबिक अगर कोई यूपी में बीजेपी की 233 से कम सीटों पर नो करता है तो उसे डबल पैसा मिलेगा। वहीं अगर 235 पर यस तो ज्यादा सीट आने पर डबल पैसा मिलेगा। इसी तरह एसपी 124 से 126 का भाव, बीएसपी 9 से 10 का भाव, कांग्रेस पर 1 से 2 का भाव। सट्टा बाजार के हिसाब से यूपी के अंदर योगी जी की सरकार बन रही है। 233, 234 जो है सीटें दिखा रहा है सट्टा बाजार, और अखिलेश यादव की सीटें दिखा रहा है 124, 126। यूपी में चुनाव के बाद सट्टा बाजार में सबसे मोटा पैसा पंजाब पर लगा है।
सट्टा बाजार के मुताबिक सबसे ज्यादा चांस आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी 58 से 60 सीट, कांग्रेस 30 से 32 सीट, अकाली दल 18 से 20 सीट। आम पार्टी आज से 10 दिन पहले 28-30 सीटें थी, जो आज 58-60 सट्टा बाजार दिखा रहा है। सट्टा बाजार के हिसाब से आम पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस को जो 50 दिखा रहा था, आज वो 30-32 पे पहुंच गई है। सट्टेबाजों की माने तो पहले चरण के मतदान के बाद रुझानों के आधार पर भाव बदल सकता है। वहीं उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा को लेकर अभी सट्टा बाजार का माहौल ठंडा पड़ा है। जैसे जैसे वहां चुनावी माहौल गर्म होगा, वहां के सट्टा बाजार के रेट भी खुलेंगे। सट्टा बाजार की इनसाइड स्टोरी आपने देखी। वहां तो अटकलों की पतंग उड़ती है, कुछ ऐसी ही वादों की पतंग के सियासी दल भी उड़ा रहे हैं। इस पर क्या ली है चुटकी कार्टूनिस्ट इरफान ने, देखते हैं। पतंगें बहुत आकर्षक होती हैं, रंगीन होती हैं। शायद इसीलिए उन्हें उड़ाने वालों से ज़्यादा लूटने वालों को मज़ा आता है। अब देखिए, आसमान में बहुत सारी पतंगें इस तरह से अब छोड़ दी गई हैं। हर दल की पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के हाथ आएँ। अब देखना यह है कि आसमान में ये उड़ती हुई तरह तरह की रंगीन पतंगें किन किन लोगों के हाथ में आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।